हेलो स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं जो पार्ट 1 था जनरल मैनेजमेंट का, और ये होगा आपका पार्ट 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट है। जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि हम इनको बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है उसे बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलें। ये देखिए, पार्ट 2 की क्लास है। पार्ट 1 मैं दे चुका हूँ। आप जिन्होंने नहीं देखा वो पार्ट 1 भी देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे आएगा ये क्या है, ये उपभोक्ता, एक सेकेंड चलें। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो ये होता है उपभोक्ता में, है ना। ये क्योंकि उपभोक्ता जुड़ा हुआ है तो इसे उपभोक्ता को ही माना जाएगा। ठीक है। सेकेंड है नौकरशाही सिद्धांत। इसको पकड़ के चलना है। नौकरशाही का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स वेबर ने किया। मैक्स वेबर ने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है स्टॉक क्या है? ये क्या होता है स्टॉक? तो स्टॉक होता है चालू संपत्तियों का एक भाग होता है। फिर है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? तो वो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंध या मैनेजमेंट का संबंध किससे है? तो संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से। ठीक है। फिर है ख्याति क्या है? ख्याति, ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। स्थायी और अमूर्त संपत्ति। नेक्स्ट है खातों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रबंधकीय लेखांकन। क्या कहा जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन। नेक्स्ट है किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो ये है ऋणात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो वो है लेखांकन का। ठीक है। फिर है अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं दो प्रकार के, समता या साधारण अंश व अधिमान या पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? तो वो होती है पदसोपान प्रणाली। अभी वैज्ञानिक का नाम भी आएगा किसने दी थी ये अवधारणा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है उर्बिक के अनुसार, उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो उर्बिक के अनुसार सबके, ये भटक मत जाना, उर्बिक के अनुसार पूछे तो ये 8 सिद्धांत बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लूथर गुलिक, वेरी फेमस। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? अब देखो उर्बिक के अनुसार 8 है, लूथर गुलिक के अनुसार 10 है। ठीक है। फिर है किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? वो होता है नियंत्रण, कंट्रोल बनाए रखना। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन हैं? तो वो हैं अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? तो वो हैं औपचारिक संगठन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एम गॉस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य भय से अभिप्रेरित करना। ठीक है, डराना। फिर है प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये किसी ने कहा है, और वो किसने कहा है? थियो हेमन। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, थियो हेमन। फिर है पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? अभिप्रेरण का हिस्सा है, वो है नकारात्मक अभिप्रेरण। भाई किसी की पदोन्नति हो रही है, पदोन्नति को रोकना किस नकारात्मक अभिप्रेरण में जाएगा ना।
फिर विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक पदोन्नति को रोक लेना, बढ़ने नहीं देना, नकारात्मक अभिप्रेरण है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण। फिर है लोक लेखा समिति, है ना, पढ़ी होगी आपने। कितने सदस्य होते हैं ये भी पता होने चाहिए आपको। किस प्रकार की समिति है? ये होती है नियंत्रक समिति, है ना। फिर है लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? तो सार्वजनिक वित्त पर करती है ना। भारत सरकार में एक होती है लोक लेखा समिति। कितने सदस्य होते हैं आप इसे बताइएगा कमेंट्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? कौन सहायक है? तो संगठन सहायक है। नेक्स्ट है, जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? तो अंकेक्षण आता है। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? तो नीचे से ऊपर की ओर। अनौपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान रखिएगा। सत्ता का एक स्थान पर सीमित कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? तो सत्ता का प्रत्यायोजन। अगला है, प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो वो संगठन करता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनात्मक या भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संप्रेषण करना। फिर है बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है, क्या है? तो वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। नेक्स्ट है, फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? तो बाहरी सूचना है ना। फिर है विशिष्टीकरण एवं कुशलता की ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। यह क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है। फिर है फिर है ये, ओके, एक सेकेंड आपको। रोज ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रोज नामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खतौनी कहलाती है। ठीक है। रोज नामचे में किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? तो उसको अभिप्रेरणा देना कहलाता। क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। किससे मिलती है? जो पुरस्कार देते हैं उससे मिलती है। नेक्स्ट है, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये होता है समता पर व्यापार। फिर है, किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो ये टेलर ने कहा था। ओके। फिर ये आ गया ना आपका POSDCORB, पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प किसने दिया था? लूथर गुलिक ने। फिर है पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कोऑर्डिनेटर। ठीक है। और R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो ये पूरा फुल फॉर्म आप सभी को याद होना चाहिए पोस्ट कॉर्प का, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। ये परिभाषा जरूर याद रखें, इतनी लंबी लंबी नहीं तो कुछ एक एक जो शब्द होते हैं उन्हें पकड़ के रख लें। जैसे जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। अब दर्पण जहाँ पर आ जाए आप समझ लेना कि वो जॉर्ज हाउस्टन ने ऐसा कहा है। ठीक है। जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। नेक्स्ट है, जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है? तो ये भेदभाव रहित विपणन नीति का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका उपयोग किया जाता है यह क्या कहलाता है? तो देखें आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीके उपयोग किए जाते हैं व्यवसाय में। ई कॉमर्स होता है, उसके कहते हैं ई कॉमर्स। फिर है
विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म कहाँ से हुआ? अमेरिका से। नेक्स्ट आते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो वो शीर्ष प्रबंधन में और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है। ठीक है। फिर है, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो मांग, डिमांड। ठीक है। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पूछ सकता है। फिर है B2B बिजनेस, या B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिजनेस टू बिजनेस। फिर है, प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो वो सामूहिक है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना, उसको प्रोत्साहन देना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? तो वो सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है। अचानक से, ये भी कॉमन सेंस, अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? तो नियंत्रण का। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत? बाह्य स्रोत। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट, IMP। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? वो है ओलिवर सेल्डन। फिर व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? ये प्रबंधक रहता है। मैं ठीक है। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है? वो प्रत्यादेश। फिर है, किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो ये आ गया ना, पद सोपान। किसने दिया था? अभी बताया था कुछ देर पहले, आप बताइए कमेंट्स में। पद सोपान सिद्धांत में किसमें होता है पिरामिड जैसा आकार? पद सोपान सिद्धांत में। अगला है, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र व बॉन्ड। ठीक है। यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, किसका कार्य है? नियंत्रक का। फिर है, राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? फोरमैनशिप, टेलर ने। पर्यवेक्षीय प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? तो सबसे निचले स्तर पर होते हैं। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम श्रेणी प्रबंधक। फिर होता है, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है कौन? प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? तो संगठन के अभाव में नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो ये पूर्व क्रिया, प्रशासन की पूर्व क्रिया। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया? पूर्व क्रिया। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। अधीनस्थ का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो वो होता है मार्गदर्शन। नेक्स्ट है, किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? संगठन। समन्वय करना किसके कार्य में सम्मिलित है? प्रबंध के। प्रबंध किसी संस्था व्यक्ति देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक। नेक्स्ट है, परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा जाता है? तुलन पत्र में। इंपॉर्टेंट है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना है क्या कहलाता है? निर्णयन। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में। प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? मनोबल में। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया में। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है?
है नहीं, यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? तो वो होता है स्टाफ अभिकरण। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? तो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये नेक्स्ट। चलिए, ये पूरे क्वेश्चन हो गए हैं और हम इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि हमको खाली इतना पढ़ लें तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और अमूमन इसमें हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो खाली इसको भी पढ़ें और आपके पास यदि कुछ और है तो आप उसे भी पढ़ें, मैं सजेस्ट करूँगा, लेकिन इसे ज़रूर पढ़ें। इसमें कम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को मैं लेता हूँ और आप ज़रूर इससे अच्छी स्ट्रॉन्ग जनरल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखें ज़रूर। थैंक यू।